दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण कम होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और दिल्ली साफ हवा की ओर बढ़ेगी। पहली नज़र में यह नीति काफ़ी आकर्षक लगती है। सब्सिडी है, रोड टैक्स में छूट है, स्क्रैपिंग इंसेंटिव है और हज़ारों नए चार्जिंग स्टेशन लगाने का वादा भी है। लेकिन जब इस नीति को थोड़ा गहराई में पढ़ते हैं तो कई ऐसे सवाल सामने आते हैं जिनका जवाब अभी साफ नहीं है। सबसे पहला सवाल, क्या सरकार पहले व्यवस्था तैयार कर रही है या पहले लोगों को मजबूर कर रही है ईवी खरीदने के लिए? नई नीति कहती है कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदे जा सकेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से नई पेट्रोल और सीएनजी बाइक स्कूटर का रजिस्ट्रेशन भी बंद करने की योजना है। यानी अगर आपको नया दोपहिया खरीदना है तो विकल्प लगभग सिर्फ इलेक्ट्रिक रहेगा। सवाल यह है कि क्या दिल्ली इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है? एक स्वतंत्र ऊर्जा थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी IEEFA ने सरकार को भेजे अपने फीडबैक में कहा कि 2024 के सर्वे में जिन सार्वजनिक ईवी चार्जर की जांच की गई उनमें करीब 84% 84% काम नहीं कर रहे थे। कहीं केबल चोरी हो गई थी, कहीं बिजली नहीं थी और कहीं मशीनें खराब पड़ी थी। यानी सरकार नई गाड़ियां खरीदने के लिए तो कह रही है, लेकिन मौजूदा चार्जिंग नेटवर्क की हालत खुद एक बड़ी चुनौती है। अब दूसरा सवाल, अगर चार्जिंग स्टेशन ठीक से काम नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक वाहन लोग चलाएंगे कैसे? ड्राफ्ट पॉलिसी में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड यानी DTL को चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन नीति में कहीं भी यह साफ नहीं लिखा गया है कि चार्जिंग स्टेशन कितने प्रतिशत समय चालू रहने चाहिए। दुनिया के कई देशों में इसके लिए तय मानक हैं। ब्रिटेन में 99% और कैलिफोर्निया में 97-97% अप टाइम की व्यवस्था है। यानी 24 घंटे में से 99% घंटे चार्जिंग स्टेशन चालू रहते हैं ब्रिटेन में। लेकिन दिल्ली की ड्राफ्ट नीति में ऐसा कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं दिखता। एक और व्यवहारिक समस्या है होम चार्जिंग। अक्सर कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे सस्ता और सुविधाजनक तरीका घर पर चार्ज करना है, लेकिन दिल्ली में कितने लोगों के पास अपना पार्किंग स्पेस है? कितने लोग अपार्टमेंट में रहते हैं? कितनी सोसाइटी ईवी चार्जर लगाने की अनुमति देती है? इन सवालों का स्पष्ट समाधान नीति में नहीं मिलता। अगर किसी व्यक्ति के पास घर पर चार्जिंग की सुविधा नहीं है तो उसे सार्वजनिक चार्जर पर निर्भर रहना पड़ेगा, और अगर वही चार्जर खराब मिला तो पूरी योजना प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, अभी उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि 32,000 चार्जिंग पॉइंट पर्याप्त होंगे। कारण यह है कि सरकार ने मांग यानी डिमांड और आपूर्ति यानी सप्लाई का वह विश्लेषण सार्वजनिक नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि 2030 तक जितने ईवी सार्वजनिक चार्जिंग पर निर्भर होंगे उनके लिए 32,000 पॉइंट पर्याप्त हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञों की मुख्य मांग केवल और चार्जर नहीं बल्कि डेटा आधारित चार्जिंग, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग यानी पहले यह बताइए कि भविष्य में कितनी सार्वजनिक चार्जिंग की जरूरत होगी, फिर उसके आधार पर लक्ष्य तय कीजिए। यही विश्लेषण अभी सार्वजनिक रूप से अनुपस्थित दिखता है। अब तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार बदलाव का सबसे बड़ा आर्थिक बोझ जनता पर डाल रही है? सरकार सब्सिडी जरूर दे रही है, लेकिन अगर एक ऑटो चालक को नई इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदनी है तो उसे लाखों रुपए की गाड़ी खरीदनी होगी। सब्सिडी मिलने के बाद भी बड़ी रकम उसकी जेब से जाएगी। डिलीवरी बॉय, गिग वर्कर और छोटे कारोबारी भी इसी स्थिति में हैं। IEEFA ने अपने सुझाव में कहा कि ऐसे लाखों लोग अपनी निजी बाइक से काम करते हैं। अगर उन्हें अचानक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए मजबूर किया गया तो उनकी कमाई पर असर पड़ सकता है। संस्था ने सुझाव दिया था कि पहले उन फ्लीट कंपनियों पर नियम लागू किए जाएं जिनकी अपनी गाड़ियां हैं, लेकिन सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। और एक अहम मुद्दा है फाइनेंस।
कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर कई मामलों में 15 से 20% तक ब्याज देना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को ब्याज में राहत, क्रेडिट गारंटी या जोखिम कम करने जैसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग आसानी से ईवी खरीद सकें। लेकिन अंतिम नीति में ऐसे बड़े वित्तीय सुधार दिखाई नहीं देते। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। यह कहना भी गलत होगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार रोड टैक्स माफ कर रही है, रजिस्ट्रेशन में छूट दे रही है, स्क्रैपिंग इंसेंटिव दे रही है, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने की बात कर रही है। सरकारी बेड़े में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी सरकार पूरी तरह पीछे नहीं हट रही। लेकिन सवाल जिम्मेदारी के संतुलन का है। अभी जो तस्वीर दिखाई देती है उसमें सरकार प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन बदलाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम नागरिक, ऑटो चालक, डिलीवरी एजेंट और छोटे कारोबारियों पर आ जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ड्राफ्ट पॉलिसी पर विशेषज्ञों ने कई व्यवहारिक सुझाव दिए थे, जैसे पहले चार्जिंग नेटवर्क को भरोसेमंद बनाया जाए, होम चार्जिंग के नियम साफ किए जाएं और गिग वर्कर्स को कुछ राहत दी जाए। लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार सरकार ने इन सुझावों के आधार पर नीति को ज्यादा नरम नहीं बनाया, उल्टा हाइब्रिड गाड़ियों को मिलने वाली प्रस्तावित टैक्स छूट भी हटा दी गई और नीति का रुख और सख्त हो गया। यानी सरकार का संदेश साफ है, पहले ईवी अपनाइए, बाकी व्यवस्था धीरे धीरे बेहतर होगी। जबकि विशेषज्ञों का कहना है, पहले व्यवस्था मजबूत कीजिए, तभी लोग भरोसे के साथ ईवी अपनाएंगे। अब असली परीक्षा अगले 2-3 साल में होगी। अगर सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क समय पर तैयार हो गया, फाइनेंस आसान हुआ और लोगों को रोजमर्रा की दिक्कतें नहीं आई, तो यह नीति दिल्ली में प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह गया और नियम आगे निकल गए, तो लोगों को मजबूरी में बदलाव करना पड़ेगा। और किसी भी बड़ी नीति की सफलता सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि उसकी व्यवहारिकता से तय होती है। दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी 2026 पर आपकी क्या राय है और हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।